मेरा नाम कविता है। मेरी 14 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह लेकर उसे घूमती फिरती थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी ननद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को 70 साल के बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई थी। तो वो कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा। शाम के 6 बज चुके थे जब बाबा हमारे घर पर आया और उसने अपने थैले से निकालकर हमें 2 पुड़िया दे दी और कहने लगा, इसे पानी में मिलाकर पी लो, उसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आंख खुली तो ये देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमारी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का इलाज किया था, लेकिन जब मेरी शादी का 5वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लिया था। इन सब में मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे। वो लोग मुझे बांझ समझते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने पति से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वो मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे और कहते थे कि ऊपर वाला हमें औलाद देगा तो देगा, ज़रूरी नहीं कि मेरी दूसरी शादी करने पर भी मुझे औलाद मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरे और मेरे पति के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी और घर में उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर वो 4थे साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं पिंकी की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी, मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं सकती। क्योंकि जिन लोगों के बच्चे उस मोहल्ले में पैदा हुए थे वो सबके सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर अगर किसी तरह की कमी होती तो उसका वही नाम पड़ जाता था। ये सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी ये बात अच्छे से नोटिस करते थे। वो मुझसे कहते थे, क्या बात है कविता, तुम हमेशा इतनी परेशान सी क्यों लगती हो। मेरे पति ने जब मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर अभी तक वो कोई चीज़ भी क्यों नहीं देख पाती है। पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि वो अभी तक कुछ देख नहीं पाती। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कविता, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो सच में पागल हो गई हो। न जाने कब से ये बातें अकेले ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे पहले बताया होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ क्या हल निकाला है आपने। मुकेश कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं,
तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वो भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देंगे कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं मुकेश की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, मुकेश, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे? मुकेश कहने लगे, तो भगवान की कृपा से उसका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है। और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी, हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। जब अगर उसमें कोई कमी है तो ये भी भगवान की ही कोई मर्जी है। और हाँ, हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने पति की बात पर एग्री थी। मैंने उनकी बात पर सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकलकर किचन में कामों में बिजी हो गई। किचन में काम करते टाइम पर मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जन्म से ही अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे अपनी बेटी की आने वाली ज़िंदगी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि अगर वो ऐसे ही अंधी रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी। और भगवान से बार बार जाकर प्रार्थना करती रहती कि मेरी बेटी अपनी आंखों से देखने लगे और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। हॉस्पिटल जाना था मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और पिंकी को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया था। मैं उसे जैसा कहती वो वैसा ही कर लिया करती थी। भले से ही उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो हर चीज़ महसूस करके अपने खिलौने के साथ खेलती रहती थी। वो मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह जिद नहीं किया करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहना दी, जिसको पहनकर वो बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वो कहने लगा, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी आंखों की रोशनी ठीक होती जाएगी। कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती है, इसी वजह से वो थोड़ी देर से देख पाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। आप चाहें तो अपनी बेटी को हमारे आई सेंटर भेजकर उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आप हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर लेकर आइएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। इसलिए मैं अपने पति से कहने लगी कि आप हमें शॉपिंग मॉल लेते चलिए। मुझे पिंकी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदने हैं। और फिर मेरी बेटी ने जिस जिस कपड़े को कहा, मैंने उसे वो कपड़ा दिलवा दिया और काफ़ी सारे टॉयज़ लिए थे। उसने टॉयज़ पर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हाथ रखा था और उन्हें पसंद किया था। जब से पिंकी पैदा हुई थी, मैंने ख़ुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे ना तो पहनने का होश था और ना ही अच्छे से रहने का। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। बस मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की ही खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को वो कहता, हम हमेशा वैसे ही कर लिया करते थे, यही सोचकर शायद हमारी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी
और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने मुकेश से कहा, अब हम उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने इस शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, और कोई अगर हमें दूसरे शहर के डॉक्टर की भी राय देता तो हम अपनी बेटी को वहीं लेकर चले जाते थे। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। उसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे और फिर हम वेद तांत्रिक इन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसे ही करते करते मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वो सारी हम पिंकी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे। इसी तरह हम अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग भी नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान होने लगी थी और वो इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी नज़र न लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहते थे कि कविता की बेटी पिंकी बहुत खूबसूरत है। अगर वो बेचारी देखती भी तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन टेंशन के कारण मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और मैं एजेड लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक वैद्य के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहने लगे कि कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने वैद्य जी को उनकी फीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए थे और बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 18 साल का लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सिर से बुरी तरीके से खून बह रहा था। मुकेश भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आगे आया था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शे वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ था। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू कर दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि मुकेश रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वह वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफ़ी सीरियस थी और वो कोमा में चला गया था और उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सकती हो या उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की। ना जाने वो लड़का किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह अस्पताल जाते रहे और उस लड़के का इलाज चलते चलते जब वह लड़का कुछ रिकवर हुआ तो मेरे पति उसे अपने घर पर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंध रही थी। मैंने अपने पति की तरफ घूरते हुए देखा तो वो उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़कर आ गए और कहने लगे कि कविता, यह लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ये कहाँ जाता, जबकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया था। किसी ने शायद इसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है, इसने अपना नाम विहान बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुकेश, आपको नहीं पता कि हमारे घर में जवान बेटी है? तो वो कहने लगे कि अभी लड़का बीमार है, जब तक वो ठीक हो जाएगा तब तक
मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मुझे भी उस लड़की की हालत देखकर उस पर तरस आता था, इसलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। वो बहुत प्यारा लड़का था और मैं उसको देखकर सोचती थी कि अगर भगवान मुझे एक औलाद और देता तो आज मेरा परिवार पूरा हो जाता, मेरा बेटा इसके जैसा ही होता। मैं जब भी उसका कोई काम किया करती तो वो मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था। जहाँ तक मेरी बेटी पिंकी की बात है तो वो लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर तक नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था और वो लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी, तो वो लड़का मेरे कमरे में ही आ गया था और मुझसे कहने लगा, आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। तो वो कहने लगा, आंटी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है? आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए। विहान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे कहा, बेटा मेरी बेटी अंधी है और वो देख नहीं सकती। ये बात सुनकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं कहने लगी, जब वो 4 साल की थी तब से ही मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। अब वह 14 साल की हो गई है लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सिर हिला दिया और कहने लगा, आंटी जब इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे विहान की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाकर उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? पिंकी मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूंगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती है। वो तो फिर मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपना जैसा बिहेव करते हैं। तुम्हें तो शायद याद ही नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था तुम्हें तेज़ रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मारकर चली गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने के भी चांस नहीं थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की, तो क्या हम तुम्हें वहाँ पर मरता हुआ छोड़कर वापस चले जाते? और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें पता भी नहीं कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज ये सोचकर बंद कर दे कि इसमें भी भगवान की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दे? मेरी जवान बेटी घर पर है, फिर भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। विहान की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो बात विहान ने मुझसे कही थी ऐसी बात आज तक मुझसे किसी ने नहीं कही थी। और फिर वो अनजान लड़का, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ़ में रहती हूँ और किस तरह से हालात का सामना करती हूँ, वो मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता था? मैं इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे ही बोलती चली जा रही थी। विहान के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगा, आंटी मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है वो भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएगी, लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज़्ज़तदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी है। लोगों को गलत इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वो मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर विहान मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि विहान ने आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं कहा कि आंटी आपकी बेटी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी और गर्व है आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं ये सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी मेरे पास आई और कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि माँ ऐसा लग रहा है जैसे विहान भैया घर पर मौजूद नहीं है। माँ आखिर विहान भैया कहाँ चले गए और अगर वो घर पर हैं तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पिंकी से कहा, बेटा तुम आराम करो, वो यहीं कहीं होगा। इस बात को मैंने इग्नोर किया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार विहान के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे कह दिया कि बेटा वो ठीक हो गया था इसलिए अपने घर वापस चला गया।
अब वो हमारे घर कभी वापस नहीं आएगा। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी एकदम से उदास हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो मुझसे कहने लगी, माँ, विहान भैया को इस तरह से घर से नहीं जाना चाहिए था और वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वो मेरी बेटी से बातें किया करता था। ये बात कहकर मेरी बेटी कमरे में चली गई। जैसे मैं कुछ होश में आने लगी तो मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। ना जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे कर दिया था कि वो मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चलता तो वो मुझसे बहुत नाराज़ होते और विहान के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से घर वापस आए तो उन्होंने घर आते ही सबसे पहले विहान के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैं घबरा गई थी और कहने लगी कि विहान की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगी, कविता, मुझे विहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? मैं घबरा गई थी और अपनी नज़रें चुराने लगी थी। मुकेश कहने लगी, कविता, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा अपना ही बेटा हो। चलो, अच्छा हुआ वो ठीक हो गया। वैसे भी एक दिन उसे अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन बस मुझे उससे यही शिकायत रहेगी कि वो आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वो जहाँ वो खुश रहे। मैं अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुकेश ने मुझसे कोई बात नहीं की थी क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो मुझे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं विहान के लिए अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में आ गई थी। वाकई वो बहुत अच्छा लड़का था। उसका बिहेवियर बताता था कि वो किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। पिंकी भी विहान के जाने के बाद बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी, पर मैं उसकी हालत को अच्छी तरह देख सकती थी। फिर मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी यह हालत किसकी वजह से हो गई है। अब घर में बहुत ज़्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति की छोटी बहन आई थी। उसकी शादी बिजनौर में हुई थी, इसलिए वो 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज उसके जाने का दिन था। शाम के 4 बजे तक वो अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि भाभी, आपको पता है, हमारे बिजनौर के बहुत मशहूर तांत्रिक बाबा आपके शहर आए हुए हैं और वो भी परेशानियां हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वो लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि बाउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वो पैसे तो थोड़े ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। और वैसे भी आप तो अपनी बेटी पर अब तक काफ़ी सारे पैसे खर्च कर चुकी हैं। आपने तो अभी तक पिंकी के लिए कोई भी इलाज नहीं छोड़ा है और मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से हमारी पिंकी भी देखने लगेगी। मैं अपनी नंद की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नज़र आने लगी है। मैं कहने लगी, आंचल, क्या है? वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वो अपनी आंखों से देखने लगेगी। तो वो कहने लगी, भाभी, उस तांत्रिक बाबा की तो हमारे बिजनौर में बहुत चर्चे हैं। वो 1 महीने के लिए ही आया है। उससे पहले वो यहाँ से चला जाए, आप उसका फ़ायदा उठा लो और ज़रूर हमारी पिंकी उससे ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मेरी देवरानी के पास भी औलाद नहीं हुई थी। शादी के पूरे 9 साल बाद जब उसका इलाज उन तांत्रिक बाबा से करवाया गया, उसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी नंद से ये बातें सुनकर मुझे उम्मीद जागती हुई नज़र आ रही थी। मैंने आंचल से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। शाम के 4 बजे तक मेरी नंद अपने पति के साथ अपने ससुराल बिजनौर चली गई थी और उसके बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर पर आए तो मैंने उनको अपनी नंद आंचल के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मैंने अपने पति को बताया, मुकेश, आज आंचल बता रही थी कि बिजनौर से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आया हुआ है। उनके इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। हम अपनी बेटी को भी उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बहुत उम्मीद लग रही थी, मगर तांत्रिक बाबा को लेकर मुकेश का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहने लगी, मुकेश, तुम पैसों की परवाह मत करो। मैं अपना जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। मुकेश कहने लगे, कविता,
क्या आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह की है? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दवाइयाँ खिलाई हैं, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज़ का कोई भी असर नहीं हुआ। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई और परेशानी खड़ी हो जाए। मुझे तो मुकेश की बातों में विहान का चेहरा नज़र आने लगा था। वो बिल्कुल उसकी जैसी ही बातें कर रहे थे। मैंने गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और मैंने मुकेश से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। मुकेश कभी भी मेरी बात को नहीं टालते थे, मेरी बात पर खरे उतरते थे। अगले दिन वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गए थे। हम शाम के 4 बजे के टाइम पर अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि आज पिंकी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी, माँ मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी बार मौका दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने के लिए कहूँगी। वो मेरी बात मान गई और हम तांत्रिक बाबा के दुकान तक चले गए। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं, इन लोगों को फ़ायदा होता है तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सिर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में अभी बहुत देर थी क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, 7 बज चुके थे। तब तक कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुँचे तो हमने अपनी बेटी पिंकी को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वो इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुमने देखा है सारे लोगों का इलाज मैंने उन्हें यहीं बुलाकर ही किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर जाकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली से के साथ इस लड़की का इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी ही वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम इन सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आ सके और सेहतमंद हो सके। तुम कल वो अपना दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति मुकेश वो कुछ उदास से नज़र आ रहे थे। मुझसे कहने लगे कि कविता मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो वो शख्स से ही ढोंगी लग रहा है। मैंने कहा, मुकेश आप भी कैसी बातें करते हैं, आखिर आपने उनकी कौन सी ऐसी हरकत देख ली है जिसको आप अभी से ही ढोंगी नज़र आने लगे हैं। आप तो पहले से ही उन पर यकीन नहीं कर रहे थे, अब अगर ऐसे ही रहा तो मेरी बेटी का इलाज कैसे होगा। मुकेश ने कहा, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने मुकेश को सख्ती से मना कर दिया था कि आप आज आस पड़ोस में किसी को भी इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर आकर इलाज करेंगे। इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का ये इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। मुकेश मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने चला करेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और पार्क लेकर जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर यह दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वो ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने पति से कह दिया था कि वो नाश्ते का सामान लेकर आ जाए और मार्केट से खाना भी 1-2 वैरायटी का लेकर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बाबा हमारे घर से ही खाना खाकर जाए और नाश्ता भी करें। मुकेश सामान लेकर घर आ गए थे तो अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतज़ार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आया था, शायद वो उनका चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में लेकर गई थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी आप पहले खाना खा लें, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करना
चाहूँगा, फिर साथ खाना खाएँगे। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी इस कमरे में बुला लो। मैं मुकेश को भी कमरे में लेकर आ गई थी। उन्होंने पिंकी को अपने सामने बैठा लिया, फिर अपने झोले में से 2 कागज़ की पुड़ियाँ निकाली और फिर मुझसे कहने लगे, जाओ 1-2 गिलास पानी लेकर आ जाओ। जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। बाबा ने वो पुड़िये दोनों गिलास में डाल दिया और फिर कहने लगे, ये पानी अब तुम दोनों पति-पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आँख पर फूँक मार देनी है। मैंने तो वो पानी एक बार में ही पी लिया, लेकिन मेरे पति का तो एक घूँट में ही फंदा लग गया था। वो कहने लगे, इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। बाबा जी कहने लगे, ये क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो। बहुत से लोग तो ये पानी के न जाने क्या क्या पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। मैंने मुकेश को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। वो बेचारे मजबूर हो गए और ग्लास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा सर घूमने लगा। अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मैंने जब अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे और उनका भी सर भारी होने लगा था, लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की भी कोशिश की, मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। न जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबराकर उठ बैठी, अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे और वो बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी। मैंने जल्दी से मुकेश को उठाया और इधर उधर तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो मैंने देखा कि हॉल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े हैं। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, ये कैसे हुआ? और मुकेश भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफ़ी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे और उन्होंने बाबा और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया और उसको अपने साथ लेकर चले गए। उनके पीछे ही विहान था। मैं विहान की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी, विहान तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ क्या हुआ है? वो कहने लगा, आंटी जब मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई, इसलिए मैं अपने घर को वापस लौट गया था। हाँ, पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि आप लोगों के घर पर तांत्रिक बाबा आएगा और पिंकी का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस किया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आऊँगा, क्योंकि यह तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला कि इस झूठे तांत्रिक बाबा को बिजनौर से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर ये बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फ़ौरन इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था और ये बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वो सब कुछ देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था तो मैं भी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद ये दोनों पिंकी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा को और इसके चेले को पकड़कर कुर्सी में बांध दिया था। भगवान ने हमारी पिंकी को बचा लिया था और मैं पिंकी को समझा रहा था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। जब थोड़ी देर के बाद आप लोग होश में आए तो पुलिस भी आ गई थी। मैं विहान की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, विहान मुझे माफ़ कर दो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई है। विहान कहने लगा, आंटी आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लग गई थी, मगर सच तो यही है कि भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही पिंकी की आंखों की रोशनी नहीं दी। आप भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और उसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देना चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फ़ायदा हुआ? अभी तक पिंकी देखने तो नहीं लगी ना। मैं रोते हुए विहान से कहने लगी, तुम्हारे जैसी
बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा या फिर वेद का ही सजेशन दिया करते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जैसा कहता वैसा कर लिया करती, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। विहान ने कहा कि भगवान की मर्जी में ही हमें राज़ी रहना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। मैंने विहान के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो मेरी माँ हैं। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली थी। मेरे पति भी विहान से मिलकर बहुत खुश हुए थे। फिर विहान ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसकी याददाश्त वापस आई थी। उसने बताया कि जब वह हमारे घर से वापस गया तो उसको रास्ते में उसके दादाजी और पिता मिल गए थे, जो कि उसको ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और विहान को अपने साथ अपने घर ले गए थे। जब वो लोग विहान को अपने घर ले गए तो वहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे विहान सबको पहचानने लगा और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन वह हमें नहीं भूला था। उसी तरह से याद जिस तरह से हमने उसकी जान बचाई और उसने अपने घर में जगह दी। विहान ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। विहान ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति तो विहान को अपना बेटा मानते ही थे। मेरी ज़िंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि विहान के आ जाने से पूरी हो गई थी। विहान के और हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मेरी बेटी भी विहान के साथ हमेशा बहन की तरह ही बिहेव करती थी और अब देखते ही देखते मेरी बेटी 19 साल की हो गई थी। कि चाची को हमारी बेटी पिंकी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता हमारे लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी, जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था वो लड़का बोल नहीं सकता था। उन दोनों में ही कमी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे। मैंने अपनी बेटी की शादी विहान के चाचा के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग थे। शायद मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था और इसलिए वो दोनों कभी एक दूसरे से किसी बात पर भी कम नहीं समझते थे, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है मैं भी अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।